सत्ता के समकालीन केंद्र, और आज हम पढ़ेंगे इसमें चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान। चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान। अगर हम सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और आसियान, इनकी बात करते हैं तो आज हमें हमारा पड़ोसी देश, जो कि तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया की, उसकी चर्चा करना भी आवश्यक होगा। और हमारा पड़ोसी देश एशिया का, जहां हम निवास करते हैं, इसका हमारा सबसे नज़दीकी देश चीन है। आइए अब हम अपने बिल्कुल नज़दीक के पड़ोसी और शक्ति के तीसरे बड़े केंद्र चीन की ओर रुख करें। ये शक्ति का तीसरा बड़ा केंद्र है। पहली बात आती है शक्ति का तीसरा बड़ा केंद्र कौन है? चीन। भारत का पड़ोसी राष्ट्र है। आर्थिक शक्ति के रूप में चीन के उदय को पूरे विश्व में जिस तरह देखा जा रहा है, उसे अगले पन्ने पर अंकित कार्टून एकदम ठीक बताता है। यानी आज जैसे ही हम चीन की बात करते हैं तो हमें दो चीज़ों का ध्यान हो आता है। चीन का नाम आते ही दो चीज़ों के बारे में हमें अक्सर समझ में आ जाता है, और वे दोनों चीज़ें क्या हैं? वो दोनों चीज़ें हैं, एक तो चीन की दीवार और दूसरा ड्रैगन। ड्रैगन एक वहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक जानवर है, वहाँ का एक पशु है, उसको ड्रैगन। और चीन की दीवार, ये दो ही फेमस होती हैं। हमें दोनों के बारे में जानकारी मिल जाती है, समझ में आ जाता है जैसे ही चीन का नाम आता है। चीन की दीवार की यदि बात की जाए तो चीन की दीवार का निर्माण 220 से लेकर 226 ईसा पूर्व तक, 220 से लेकर 226 ईसा पूर्व तक चीन की दीवार का निर्माण 220 से 226 ईसा पूर्व में चीन के प्रथम सम्राट, यानी चीन के जो प्रथम शासक थे, किन शी हुआंग, किन शी हुआंग, यानी चीन के प्रथम सम्राट किन शी हुआंग ने करवाया था। इनका सपना था कि चीन में एक दीवार बनाई जाए, और ड्रैगन चीन का राष्ट्रीय प्रतीक है। जैसे ही हम चीन का नाम लेते हैं, चीन की अर्थव्यवस्था का नाम लेते हैं, तो हमें पता चलता है, याद आ जाता है हमको चीन की दीवार और ड्रैगन का। अगले पेज में एक कार्टून द्वारा दिखाया गया है, चीन की दीवार पूरी दुनिया को घेरती हुई जा रही है, और ड्रैगन उसमें आगे, उसका ड्रैगन का मुखड़ा लगा हुआ है, और पीछे पीछे उसकी चीन की दीवार आ रही है। मतलब ये है कि चीन सारी दुनिया को अपनी अर्थव्यवस्था के कब्जे में ले रही। चीनी अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया को अपने कब्जे में ले रही, अपने आगोश में समेट रही है चीन की अर्थव्यवस्था दुनिया को। इसका मतलब ये हुआ कि चीनी अर्थव्यवस्था बड़ी तेजी से बढ़ रही है। चीन की अर्थव्यवस्था बड़ी तेजी से बढ़ रही। इसके बारे में तो यहां तक कहा जाता है कि सन 2040 तक चीन की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। अमेरिका और अन्य देश जो इस समय अर्थव्यवस्था के मामले में बहुत शक्तिशाली हैं, उनको 2040 तक पीछे छोड़ करके चीनी अर्थव्यवस्था सबसे आगे होगी, ऐसा अनुमान है। 1978 के बाद से
जारी चीन की आर्थिक सफलता को एक महाशक्ति के रूप में इसके उभरने के साथ जोड़कर देखा जाता है। 1978 से चीन में आर्थिक सुधार हुए, अर्थव्यवस्था में सफलता मिली चीन को, और इसी सफलता को एक महाशक्ति के रूप में उभरने की तरह देखा जाता है कि यह सफलता चीन की जो है अर्थव्यवस्था की, ये महाशक्ति के रूप में उभर रही है। आर्थिक सुधारों की शुरुआत करने के बाद से चीन सबसे ज़्यादा तेज़ी से आर्थिक वृद्धि कर रहा है। जैसे ही वहाँ आर्थिक सुधारों प्रारंभ हुए 1978 से, तो चीन बड़ी तेज़ी से आर्थिक वृद्धि कर रहा है, और माना जाता है कि इस रफ्तार से चलते हुए 2040 तक वह दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। आज दुनिया में अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी शक्ति कौन है? अमेरिका। लेकिन 2040 तक अगर इसी रफ्तार से चलता रहा तो 2040 तक सबसे आगे निकल जाएगा। आर्थिक स्तर पर अपने पड़ोसी मुल्कों से जुड़ाव के चलते चीन पूर्व एशिया के विकास का इंजन जैसा बना हुआ है। अगर आर्थिक शक्ति के विकास की बात की जाए तो पूर्वी एशिया के विकास का इंजन बना हुआ है। चीनी अर्थव्यवस्था पूर्वी एशिया के विकास का, आर्थिक विकास का इंजन बना हुआ है, और इस कारण क्षेत्रीय मामलों में उसका प्रभाव बहुत बढ़ गया है। यानी चीन के आसपास के जो क्षेत्रीय मामले हैं, आसपास के जो देश हैं, उनमें चीन का प्रभाव बहुत बढ़ गया है। उसकी विशाल आबादी, बड़ा भूभाग, संसाधन, क्षेत्रीय अवस्थिति और राजनीतिक प्रभाव इस तेज आर्थिक वृद्धि के साथ मिलकर चीन के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। 1949 में ही चीन की आबादी बहुत है। सबसे पहली बात तो आती है बड़ा भूभाग, विशाल आबादी और बड़ा भूभाग। चूंकि आबादी को रहने के लिए भूमि की भी आवश्यकता होती है, तो बड़ा भूभाग भी है वहाँ पर। क्षेत्रीय अवस्थिति, और क्षेत्र कहाँ स्थित है। राजनीतिक प्रभाव इस तेज आर्थिक वृद्धि के साथ मिलकर चीन के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। 1949 में माओ के नेतृत्व में हुई साम्यवादी क्रांति के बाद, यानी माओ एक दार्शनिक थे, उनके नेतृत्व में चीन में साम्यवाद की शुरुआत होती है। माओ साम्यवादी विचारधारा के प्रवर्तक माने जाते हैं, और साम्यवादी विचारधारा की शुरुआत चीन में माओ के नेतृत्व में हुई थी। साम्यवादी क्रांति हुई चीन में। साम्यवादी क्रांति हुई तो इसका मतलब समझ में आया आपको कि पूंजीवाद चीन में नहीं चलता। चीन में कौन सा चला? साम्यवाद, पूंजीवाद नहीं। जहां उत्पादन के साधनों पर सरकार का स्वामित्व हो, शासन का स्वामित्व हो, संपूर्ण समाज का स्वामित्व हो, किसी निजी व्यक्ति के हाथ में कोई शक्ति ना हो। चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना के समय यहाँ की आर्थिकी सोवियत मॉडल पर आधारित थी। पहले यहाँ सोवियत मॉडल पर आर्थिकी थी। सोवियत मॉडल क्या था? साम्यवाद था पहले सोवियत मॉडल। बाद में सोवियत में क्या आया था? पूंजीवाद आया था, और सोवियत का विघटन हो गया था। आर्थिक रूप से पिछड़े साम्यवादी चीन ने पूंजीवादी दुनिया से अपने रिश्ते तोड़ लिए। जैसे ही चीन का विकास हुआ तो चीन ने पूंजीवादी दुनिया से अपने रिश्ते तोड़ लिए, यानी अमेरिका से उसने अपने रिश्ते तोड़ लिए, यूरोप से अपने रिश्ते तोड़ लिए। ऐसे में इसके पास अपने ही संसाधनों से गुजारा करने के अलावा कोई चारा ना था। जब चीन के पूंजीवादी देशों से, पूंजीवादी दुनिया से रिश्ते टूट गए तो वहाँ से आयात और निर्यात बंद हो गया, व्यापार बंद हो गया, तो चीन को अपने ही संसाधनों पर खड़ा होना था। क्योंकि चीन का तो सब जगह से विकास, संपर्क टूट गया था, पूंजीवादी दुनिया से चीन का संपर्क टूट गया, तो अब चीन को अपने ही पैरों पर खड़ा होना था, अपने ही संसाधनों से। चीन विदेश से कुछ नहीं मंगा सकता था, ना ले सकता था, ना दे सकता था। थोड़े समय तक इसे सोवियत मदद और सलाह भी मिली। कुछ समय तक सोवियत संघ ने इसकी मदद भी की और सलाह भी दी। इसने विकास का जो मॉडल अपनाया उसमें खेती से पूंजी निकालकर सरकारी नियंत्रण में बड़े उद्योग खड़े करने पर जोर था। यानी चीन ने एक नीति अपनाई थी कि खेती से पूंजी निकालो और उस पूंजी को सरकारी नियंत्रण के द्वारा उद्योगों में लगाया जाए। यानी खेती से पूंजी निकले और उस पूंजी को सरकारी नियंत्रण के द्वारा उद्योगों में लगाया जाए। बड़े उद्योग खड़े करने पर जोर था और बड़े बड़े सरकारी नियंत्रण वाले बड़े बड़े उद्योग खड़े हो जाएं। पूंजी कहाँ से आएगी? खेती से निकलकर। चूंकि इसके पास विदेशी बाजारों से तकनीकी और सामानों की खरीद के लिए विदेशी मुद्रा की कमी थी। चीन के पास विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा होती है, विदेशी बाजारों से खरीदने का माध्यम।
तो उसके पास विदेशी मुद्रा नहीं थी, जिससे कि वो विदेशी बाजारों से तकनीकी और वहां से कुछ वस्तुओं को खरीद सकता था। इसलिए चीन ने आयातित सामानों को धीरे धीरे घरेलू स्तर पर ही तैयार करवाना शुरू कर दिया। यानी चीन के पास विदेशी मुद्रा नहीं थी, विदेशों से वस्तुएं खरीदने के और तकनीक खरीदने के लिए नहीं थी उसके पास विदेशी मुद्रा। तब चीन ने क्या किया, अपने ही देश में सामान तैयार करवाना प्रारंभ कर दिया। आयातित सामान, यानी विदेश से जो सामान आना था वो तो खरीद नहीं पा रहा था, तो उसने अपने ही देश में बनाना प्रारंभ कर दिए, हम खुद बनाएंगे। इस मॉडल में चीन ने अभूतपूर्व स्तर पर औद्योगिक अर्थव्यवस्था खड़ी करने का आधार बनाने के लिए सारे संसाधनों का इस्तेमाल किया। इसके लिए यानी अपने ही देश में वस्तुएं बनाने के लिए, अपने ही देश को विकसित करने के लिए चीन ने एक बहुत बड़े मॉडल का अनुसरण किया और उसने अभूतपूर्व स्तर पर औद्योगिक अर्थव्यवस्था खड़े करने का आधार बनाने के लिए सारे संसाधनों का इस्तेमाल किया। जितने भी संसाधन थे चीन के पास, उनका उसने इस्तेमाल किया अपने देश में वस्तुएं बनाने के लिए। उसने अपने सारे संसाधनों का वहां इस्तेमाल किया। सभी नागरिकों को रोजगार और सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ देने के दायरे में लाया गया। जितने भी नागरिक थे चीन के, सबको रोजगार दिया और उनको कल्याणकारी जो योजनाएं थी सरकार की, उसके दायरे में लाया गया कि सबका कल्याण हो, सबको रोजगार मिले। और अपने नागरिकों को शिक्षित करने और उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के मामले में चीन सबसे विकसित देशों से भी आगे निकल गया। यानी अपने यहाँ के नागरिकों को सुविधाएं उपलब्ध कराने में, यद्यपि चीन विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, लेकिन फिर भी अपने नागरिकों को सुविधाएं दिलाने में आज दुनिया में सबसे आगे है। हम ये रोना कभी नहीं रो सकते कि जनसंख्या हमारे देश की ज़्यादा है इसलिए हम लोगों को रोजगार नहीं दे पाते हैं, हमारे देश की जनसंख्या अधिक है इसलिए हम लोगों को सुविधा नहीं दे पाते हैं। ये रोना गलत है। इसका उदाहरण हमारा पड़ोसी है चीन। यद्यपि दुनिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र है, फिर भी वो अपने देश के नागरिकों को रोजगार और सुविधाएं देने में सबसे आगे। हमारे देश की सरकारें केवल अपनी पार्टी के आने वाले 5 साल को देखते कि आने वाले 5 साल बाद जो चुनाव होगा उसमें हम क्या मुद्दा लेकर जाएंगे। वो कभी हमारे यहाँ के रोजगार की तरफ नहीं देखती। सरकार किसी की भी आए, हमें नहीं लगता कि कोई भी सरकार ये सोचती हो कि देश के लोगों का क्या होगा, जन कल्याण कैसे होगा। सरकार केवल इस बात पर अपना ध्यान केंद्रित करती है कि हमें आने वाले चुनाव में कौन से मुद्दे लेकर जाना है जिससे हम जीत जाएं, बस सत्ता सुख मिलता रहे। जनता की क्या स्थिति है उसे कोई लेना देना है। कोई योजना नहीं है जनता के लिए। आज की तारीख में देखी जाए, दिखाने को बहुत सी दिख रही हैं योजनाएं, लेकिन जनता के लिए कोई योजना नहीं है। केवल जनता को मूर्ख बनाने के अलावा और कोई योजना नहीं है सत्ता के पास। ना सड़क है, ना अच्छी बिजली है, ना सड़कों पर नाली है, ना नियमित सफाई है, ना स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं। नाम मात्र के लिए अस्पताल जरूर खोल दिए गए हैं, लेकिन इनमें वास्तविक जो सुविधा होना चाहिए वो नहीं है। एक नर्स, एक डॉक्टर को प्रशिक्षण के दौरान सिखाया जाता है कि हमें मरीजों के साथ कैसा व्यवहार करना है, कुछ नहीं सिखाया जाता है। एक पेशेंट जिसके नौकर हैं वो लोग, वो उनके पास डरते हुए जाता है, जैसे स्वामी ये हो हम सेवक, जबकि स्वामी पेशेंट है, जनता स्वामी है लोकतंत्र में, और नौकर साहब नौकर होते हैं उसके, सेवक होते हैं उसके, वो उनकी सेवा के लिए बैठे होते हैं। लेकिन उनका व्यवहार बर्ताव देखिए आप क्या है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इन सब बातों से लगता है कि हमारा चीन जो है, पड़ोसी जो चीन देश है, चीन में कम से कम इतना तो है कि अधिक जनसंख्या होने के बावजूद भी वहाँ की आर्थिक जो व्यवस्था है, आर्थिक प्रणाली है, उसके द्वारा चीन के नागरिकों को रोजगार और उन्हें जन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है, और उसमें वो सबसे आगे है। आज दुनिया में सबसे आगे भी है। आज हमारे यहाँ रोजगार के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। एक सरकारी चपरासी की अगर जगह निकलती हैं, 100 जगह निकलती हैं, तो 1 लाख फॉर्म पड़ते हैं उसमें। बड़े बड़े डिग्रीधारी MBA वाले भी उसमें फॉर्म डाल देते हैं, कहीं सरकारी चपरासी ही बन जाएं।
हमारे देश में जब तक नौकरी का ढांचा परीक्षा के साथ नहीं जोड़ दिया जाएगा तब तक लोगों को रोजगार मिलना संभव नहीं होगा और भाई भतीजावाद चलता रहेगा, भ्रष्टाचार चलता रहेगा। आप परीक्षा कराओ, ईमानदारी से कराओ। कक्षा 12वीं के बाद छात्रों के पास कॉल लेटर आ जाना चाहिए, जो टॉप करते हैं एक आप रेंज बना लो और उनके पास लेटर आ जाना चाहिए मार्कशीट के साथ ही कि आपको इन जगह पर नियुक्त किया जा सकता है, क्या आप तैयार हैं। अगर वो सहमत है तो उन्हें नियुक्ति दे दो, नहीं है तो कट ऑफ आगे बढ़ो, तब तो होगा रोजगार का मतलब। लेकिन अगर ऐसा ही रहा तो रोजगार नहीं मिलेगा। लोग किसी को उच्च शिक्षा लेनी है तो वो 12th करने के बाद नहीं करेगा नौकरी। आप ग्रेजुएशन करो, आपके पास फिर लेटर आना चाहिए गवर्नमेंट का कि आपको इन पदों पर नियुक्त किया जाना उचित है, क्या आप तैयार हैं इसके लिए। आप सहमति दे दो तो नियुक्ति हो गई, नहीं दे दो तो आगे बढ़ो। परीक्षा आप कड़ी कर लो, पढ़ाई का स्तर सुधारो, तब तो देश का विकास होगा। लेकिन सरकारें क्या केवल क्या करती हैं, 5 साल देखती हैं, कब 5 साल, 2-3 साल तक वो खुद कमाती है और 2-3 साल बाद जनता का पैसा, पब्लिक का पैसा पब्लिक पर लुटाती हैं, उसको मूर्ख बनाती हैं और जाकर के वोट लेकर फिर सत्ता सुख भोगती हैं। हमें चीन से ये उदाहरण लेना चाहिए। नागरिकों को शिक्षित करने और उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के मामले में चीन सबसे विकसित देश भी आगे निकल गया है। अर्थव्यवस्था का विकास भी 5 से 6% की दर से हुआ है, लेकिन जनसंख्या में 2 से 3% की वार्षिक वृद्धि इस विकास दर पर पानी फेर रही थी और बढ़ती आबादी विकास के लाभ से वंचित रह जा रही थी। वहाँ वंचित आबादी पहले यानी 2 या 3% वार्षिक वृद्धि दर थी चीन में, लेकिन वो भी विकास से पीछे रह रही थी। खेती की पैदावार उद्योगों की पूरी जरूरत लायक अधिशेष नहीं दे पाती थी। खेती से जो उत्पादन होता था वहाँ के उद्योगों के लिए उतना वो दे नहीं पाती थी, क्योंकि हमने अभी बताया खेती से क्या निकाली थी, पूंजी, और शासकीय नियंत्रण के द्वारा उन्हें उद्योगों में लगा दिया गया। जब खेती की पूंजी को उद्योगों में लगाया था, अब खेती भी वहाँ ठीक नहीं हो पा रही थी तो उद्योगों को अधिशेष नहीं मिल रहा था। फिर क्या किया चीन ने, चीन को भी सोवियत संघ की तरह एक संकट का सामना करना पड़ा, आर्थिक नियंत्रण के संकट का, राज नियंत्रित आर्थिक संकट का। तो चीन ने भी इसी का सामना किया और इसका औद्योगिक उत्पादन पर्याप्त तेजी से नहीं बढ़ रहा था। विदेशी व्यापार ना के बराबर था और प्रति व्यक्ति आय बहुत कम थी। लेकिन चीन ने क्या किया, चीनी नेतृत्व ने 1970 के दशक में बड़े नीतिगत निर्णय लिए। चीन ने 1972 में अमेरिका से संबंध बनाकर अपने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को खत्म कर दिया। 1972 में चीन ने क्या किया, 1972 में चीन ने राजनैतिक एकांतवास मतलब अकेला रह रहा था, खत्म कर दिया इसने और अमेरिका से संबंध बना लिए। अब तो पूंजीवादी देशों से इसने संबंध बना लिए। ने 1970 के दशक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे और इन्हीं निर्णयों के तहत उसने अमेरिका से अपने संबंध स्थापित कर लिए थे। और जब अमेरिका से उसने संबंध स्थापित किए तो अब चीन पर किसका प्रभाव पड़ने वाला था, अमेरिका का। पहले चीन था सोवियत संघ के प्रभाव में, यानी कि वहाँ कौन सी विचारधारा थी चीन में, साम्यवादी विचार। लेकिन अब अमेरिका से संबंध जैसे स्थापित हुए तो अमेरिका का भी प्रभाव पड़ने लगा। जैसे हम किसी सनातनी के संरक्षण में जाते हैं तो सनातनी बातों या सनातन की सिद्धांतों का हम पर प्रभाव पड़ने लगता है, और जैसे ही हम किसी अन्य पंथ के उसमें संरक्षण में जाते तो उनका भी हम पर प्रभाव पड़ने लगता है। तो अब चीन पर सोवियत संघ और साथ साथ अमेरिका यानी साम्यवाद और पूंजीवाद का प्रभाव पड़ने वाला था। और इसीलिए यहाँ पर एक कार्टूनिस्ट ने यहाँ एक साइकिल के माध्यम से ये बताया है, ये चीनी साइकिल, यहाँ दोनों के प्रतीक चिन्ह बने हुए हैं। एक प्रतीक चिन्ह यहाँ पर साम्यवाद का और पीछे वाले पहिए में है पूंजीवाद का। ये दोनों प्रतीक चिन्ह बनाए गए हैं इसमें।
और इनका मतलब है कि अब चीन की साइकिल दो पहियों से चलने लगी थी, साम्यवाद और पूंजीवाद से। 1973 में प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने, यानी चीन के प्रधानमंत्री थे चाउ एन लाई, और आपको हम बता दें चाउ एन लाई के समय में ही 1954 में पंचशील के सिद्धांतों का समझौता हुआ था भारत के साथ। पंचशील सिद्धांत, जो पंचशील समझौता था, वो चाउ एन लाई के समय में ही हुआ था। तो 1973 में प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, कृषि, उद्योग, सेना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे। किसके प्रस्ताव रखे? आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे। 1978 में तत्कालीन नेता, उस समय यानी आधुनिकीकरण के समर्थन में चीन ने 4 प्रस्ताव रख दिए, जिससे कि चीन का क्या हो जाए? आधुनिकीकरण हो जाए। ये किसके लिए किए थे? कृषि के लिए, उद्योग के लिए, सेना और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए। इनमें आधुनिकता लाने के लिए चारों के लिए अलग अलग प्रस्ताव रखे थे चाउ एन लाई ने। और उस समय यानी 1978 में तत्कालीन नेता देंग स्याओपेंग, इनका नाम था देंग स्याओपेंग, 1978 देंग स्याओपेंग। देंग स्याओपेंग, ये 1978 की बात है। और 1973 में चाउ एन लाई, इनने 4 प्रस्ताव रखे थे चीन के आधुनिकीकरण के लिए, कृषि का, उद्योग का, सेना और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए। और 78 में देंग स्याओपेंग ने चीन में आर्थिक सुधारों और खुले द्वार की नीति की घोषणा की। इनने क्या किया था? आर्थिक सुधारों और खुले द्वार की नीति की घोषणा कर दी थी इन्होंने। ये कर दिया था इन्होंने। इसको ओपन डोर पॉलिसी भी कहा जाता है। अगर कभी कोई प्रश्न आता है, खुले द्वार की नीति किस देश की थी? चीन देश की। किसने लागू किया था? देंग स्याओपेंग ने 1978 में। खुले द्वार का मतलब है ओपन डोर, चारों तरफ के दरवाजे खुले हैं। हम विश्व के साथ व्यापार भी करेंगे, विश्व के साथ हम आयात भी करेंगे, निर्यात भी करेंगे, हम तकनीकी लेंगे भी, तकनीकी देंगे भी। अब तो चीन का एकांतवास समाप्त हो गया। पहले चीन ने अपने आप को अकेला रखा था, अब चीन का एकांतवास समाप्त हो गया। अब नीति यह हो गई कि विदेश पूंजी और प्रौद्योगिकी के निवेश से उच्चतर उत्पादकता को प्राप्त किया जाए, यानी विदेशी पूंजी भी हम प्राप्त कर लें, चीन की नीति हो गई, और वहाँ से तकनीकी भी प्राप्त करें, और निवेश के जो उच्चतम स्तर है उसको हम प्राप्त कर लें। उत्पादकता के उच्चतर स्तर को प्राप्त करें, निवेश के उच्चतर स्तर को प्राप्त करें। बाजार मूलक अर्थव्यवस्था को अपनाने के लिए चीन ने अपना तरीका आजमाया। और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था को अपनाने के लिए चीन ने एक तरीका अपनाया। बाजार मूलक अर्थव्यवस्था क्या थी? बाजार मूलक अर्थव्यवस्था मतलब सोवियत संघ को अगर हम छोड़ दें, संयुक्त राज्य अमेरिका की यदि हम बात करें तो वहाँ पूंजीवाद था, और पूंजीवाद में बाजार मूलक अर्थव्यवस्था होती है। जो भी संबंध होते हैं वो व्यापारिक संबंध होते हैं, वस्तुओं को खरीदा बेचा जाता है,
और वस्तुओं को खरीदने और बेचने के लिए उनके क्रेता और विक्रेता एक दूसरे के निकट संपर्क में होते हैं। अगर चीन में उत्पादित कोई वस्तु विदेश में हमें भेजनी है तो वहाँ के जो क्रेता हैं उनसे चीन का संबंध होता था, क्योंकि अब अर्थव्यवस्था बाजार मूलक हो गई। हमें देश की राजनीति से मतलब नहीं है, देश की सीमा से मतलब नहीं है, देश के और किसी चीज़ से नहीं है। हमें देश का जो प्रोडक्ट है, हमारा उत्पाद है, ये दुनिया की किसी भी कोने में बिके, अच्छी कीमत पर बिकना चाहिए। और दुनिया के हम किसी भी कोने से हमें जिस चीज़ की आवश्यकता है वो सस्ते दामों पर मिले। ये है बाजार मूलक अर्थव्यवस्था। अपना तरीका आजमाया। चीन ने शॉक थेरेपी पर अमल करने के बजाय अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से खेला। शॉक थेरेपी कहाँ की व्यवस्था थी? सोवियत संघ की। सोवियत संघ में शॉक थेरेपी अपनाई गई थी, और यानी वहाँ शॉक थेरेपी का मतलब होता है आघात देकर उपचार करना। और जब सोवियत संघ में पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया गया था तो ये सोवियत संघ के लोगों को एक तरह से शॉक था, झटका था, आघात था। तो आघात देकर उपचार करना सोवियत संघ की पॉलिसी थी, नीति थी। यहाँ लेकिन चीन ने शॉक थेरेपी पर अमल करने के बजाय अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से खेला। चूंकि चीन का भी अमेरिका से संबंध हो गया था, जैसे सोवियत संघ का हुआ था, तो सोवियत संघ ने क्या शॉक थेरेपी अपनाई थी, लेकिन चीन ने शॉक थेरेपी नहीं अपनाई। इन्होंने तो चरणबद्ध तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था को खोला था, धीरे धीरे खोला था हमने विदेशों के लिए। 1982 में खेती का निजीकरण किया गया। चीन ने 1982 में खेती का निजीकरण, में चीन ने क्या किया? खेती का निजीकरण। हम यहां पढ़ रहे हैं चीनी अर्थ व्यवस्था का उत्थान। तो 1982 में खेती का निजीकरण किया चीन में। पहले साम्यवाद था चीन में, तो साम्यवाद में उत्पादन के सभी साधनों पर किसका नियंत्रण होता है? सरकार का। साम्यवाद में उत्पादन के समस्त साधनों पर सीधा नियंत्रण सरकार का होता है। चूंकि चीन में साम्यवाद था तो वहां पर भी उत्पादन के सभी साधनों पर सीधा सीधा सरकार का नियंत्रण था। 1982 में खेती का निजीकरण किया। अब निजी हाथों में खेती सौंप दी तो इसका मतलब है अमेरिका का यहां प्रभाव दिखने लगा, पूंजीवाद का। क्योंकि पूंजीवाद में निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है उत्पादन के साधनों पर। तो अब यहाँ पर खेती का निजीकरण कर दिया गया। उसके बाद 1998 में उद्योगों का, और इसके बाद 1998 यानी 1998 में उद्योगों का निजीकरण। दोनों ही निजी क्षेत्र में आ गए। अब किस कारण? अमेरिका से संबंध हो जाने के कारण, चीन में पूंजीवादी व्यवस्था आ जाने के कारण अब यहाँ ये दोनों चीज़ों का निजीकरण हो गया। पहले ये दोनों चीज़ें सरकार के सीधे नियंत्रण में होती थी, क्योंकि यहाँ साम्यवाद था। साम्यवाद में ऐसा होता है, सरकार का उत्पादन के साधनों पर सीधा नियंत्रण होता है। अब होता क्या है? व्यापार संबंधी अवरोधों को सिर्फ विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए ही हटाया गया है। व्यापार की जो रुकावटें थी, अवरोध थे, विदेशों से जो व्यापार नहीं होता था, उसको केवल विशेष आर्थिक क्षेत्रों तक ही हटाया गया है। हर जगह नहीं हटाया चीन ने, विशेष आर्थिक क्षेत्रों तक हटाया गया है, जहां विदेशी निवेशक अपने उद्यम लगा सकें। बस इतने उन्होंने प्रतिबंध हटा लिए कि विदेश के लोग यहां आकर के अपने उद्योग लगा सकें चीन में। नई आर्थिक नीतियों के कारण चीन की अर्थव्यवस्था को अपनी जड़ता से उभरने में मदद मिली।
चीन की अर्थव्यवस्था जो जड़ता को प्राप्त हो गई थी, जम गई थी एक तरह से, वहाँ से उभरने लगी। अब नई आर्थिक व्यवस्था आ चुकी थी चीन में, क्योंकि पूंजीवादी और साम्यवाद का मिश्रण हो रहा था चीन में, उद्योगों का, कृषि का निजीकरण हो रहा था। तो इस प्रकार चीन की जो अर्थव्यवस्था थी जड़ता से में थी, अब वो आगे बढ़ने लगी, उभरने लगी उससे। कृषि के निजीकरण के कारण कृषि उत्पादों तथा ग्रामीण आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई। जब कृषि का निजीकरण हो गया, जमीन निजी हाथों में सौंप दी गई, लोगों की जो थे वो खेती करते थे, जमीन उन्हीं को दे दी गई, तो फिर इसमें उत्पादन भी अच्छा होने लगा। उत्पादन अच्छा होने लगा, लोगों को लगा कि जितना ज़्यादा हम मेहनत करेंगे, जितनी अच्छी तकनीक से हम इसमें काम करेंगे, उतना ज़्यादा लाभ हमको स्वयं प्राप्त होगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निजी बचत का परिमाण बढ़ा, यानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निजी बचतें बढ़ने लगी। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था में बचतें बढ़ने लगती हैं, निजी बचतें जब बढ़ने लगती हैं, तो वहाँ निवेश होता है और उत्पादन बढ़ता है। इससे ग्रामीण उद्योगों की तादाद बड़ी तेजी से बढ़ी। उद्योग और कृषि दोनों ही क्षेत्रों में चीन की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर तेज रही, यानी उद्योग और कृषि में चीन की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर तेजी से बढ़ने लगी। व्यापार के नए कानून तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रों, स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र। क्या कहेंगे अपन उसको? विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र। जोन मीन्स क्षेत्र। व्यापार के नए कानून तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन के निर्माण से विदेश व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। चीन पूरे विश्व में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए सबसे आकर्षक देश बनकर उभरा। अब तो चीन पूरी दुनिया में निवेश के लिए आकर्षक देश बनकर उभरा, यानी कि चीन में विदेशी जो उद्योगपति थे वो निवेश करने के लिए आकर्षित होने लगे, चीन की तरफ दौड़ने लगे, भागने लगे कि हम चीन में जाकर के क्या करें? निवेश करें। तो ये पूरी दुनिया में विदेशी निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया। चीन के पास विदेशी मुद्रा का विशाल भंडार है। क्योंकि चीन का व्यापार पूरे विश्व से होने लगा, तो चीन के पास विदेशी मुद्रा भी आने लगी, और इसके दम पर चीन पूरे दूसरे देशों में निवेश कर रहा है। अब चीन दूसरे देशों में निवेश कर रहा है। चीन 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया, और ये 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया। किसमें? 2001 में विश्व व्यापार संघ। विश्व व्यापार संगठन, ये इसको WTO बोलते हैं शॉर्ट में, WTO। इसमें ये शामिल हो गया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, इसमें जाकर के चीन शामिल हो गया। यानी चीन विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? 2001 में। इसको शॉर्ट में WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। इस तरह दूसरे देशों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था खोलने की दिशा में चीन ने एक कदम और बढ़ाया। अब जैसे ही वो उसका सदस्य हुआ विश्व व्यापार संगठन का, तो दूसरी दुनिया यानी विदेशों से संबंध बढ़ाने में इस चीन का दूसरा कदम आगे बढ़ गया।
अब चीन की योजना विश्व आर्थिकी से अपने जुड़ाव को और गहरा करके भविष्य की विश्व व्यवस्था को एक मनचाहा रूप देने की है। अब तो चीन का मनसा ये है चीन की कि हम विश्व अर्थव्यवस्था से जुड़ जाए और विश्व अर्थव्यवस्था से जुड़कर विश्व पर हम अपना प्रभाव डाल सकें, अर्थव्यवस्था को अपने अनुरूप बना सकें, उसको मनचाहा रूप दे सकें विश्व अर्थव्यवस्था को। यानी अब चीन का ये सोच नहीं रही कि हम अपने देश की चीन की आर्थिकी में तो नाटकीय सुधार हुआ, यानी अर्थ की में तो नाटकीय सुधार हुआ, अर्थव्यवस्था तो सुधर गई है, लेकिन वहाँ हर किसी को सुधारों का लाभ नहीं मिला है। चीन में बेरोजगारी बढ़ी है और 10 करोड़ लोग रोजगार की तलाश में हैं। वहाँ महिलाओं के रोजगार और काम करने के हालात उतने ही खराब हैं जितने यूरोप में 18वीं और 19वीं सदी में थे। इसके अलावा पर्यावरण के नुकसान और भ्रष्टाचार के बढ़ने जैसे परिणाम भी सामने आए। गांव और शहर के तथा तटीय और मुख्य भूमि पर रहने वाले लोगों के बीच आर्थिक फासला बढ़ता जा रहा था। यानी चीन में जो तटीय क्षेत्रों में रहते थे, गांव में लोग रहते थे, शहर में रहते थे, इनमें फासला बढ़ रहा था। जब उद्योग का विकास होता है तो शहरी क्षेत्र पनपते हैं और जब कृषि का विकास होता है तो ग्रामीण क्षेत्र पनपते हैं। चीन में चूंकि उद्योगों का विकास हो रहा था तो अब तटीय क्षेत्र के और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में और नगरीय क्षेत्र के लोगों में, शहरी क्षेत्र के लोगों में अंतर होने लगा था, इनमें फासला बढ़ रहा था। हालांकि क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर चीन एक ऐसी जबरदस्त आर्थिक शक्ति बनकर उभरा है कि सभी उसका लोहा मानते हैं। आज अगर देखा जाए तो क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर चीन ऐसी अर्थव्यवस्था को लेकर दुनिया के सामने उभरा है कि लोग उसका लोहा मानते हैं। चीन की अर्थव्यवस्था अपने आप में मजबूत अर्थव्यवस्था है, साम्यवाद भी है, पूंजीवाद भी है, सबके साथ संबंध भी हैं, खुद की तकनीकी भी है और उद्योगों में चाहे वो क्षेत्रीय हों या वैश्विक हों, इनमें एक बहुत बड़ी मजबूत अर्थव्यवस्था लेकर सबके सामने उभरा है। चीन की अर्थव्यवस्था का बाहरी दुनिया से जुड़ाव और पारस्परिक निर्भरता ने अब यह स्थिति बना दी है कि अपने व्यावसायिक साझेदारी पर चीन का जबरदस्त प्रभाव बन चुका है और यही कारण है कि जापान, अमेरिका, आसियान और रूस सभी व्यापार के आगे चीन से बाकी विवादों को भुला चुके। यानी चीन का व्यापार रूस से चल रहा है, जापान से, आसियान से, अमेरिका से, जो भी चीन के साथ इनके विवाद थे वो सब भुला दिए हैं। व्यापार के लिए उन्होंने वो विवाद भुला दिए हैं। उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही चीन और ताइवान के मतभेद भी खत्म हो जाएंगे और ताइवान इसकी अर्थव्यवस्था के साथ ज़्यादा घनिष्ठ रूप से जुड़ जाएगा। 1997 के वित्तीय संकट के बाद आसियान देशों की अर्थव्यवस्था को टिकाए रखने में चीन के आर्थिक उभार ने काफ़ी मदद की है। लातिन अमेरिका और अफ्रीका में निवेश और मदद की इसकी नीतियां बताती हैं कि विकासशील देशों के मामले में चीन एक नई विश्व शक्ति के रूप में उभरता जा रहा है। अगला टॉपिक होगा चीन के साथ भारत के संबंध।